नॉर्मलता था ना, तो नॉर्मलता का कितना सवाल बता दिए? एक एग्जाम्पल बताया थे, घर के लिए लिए थे, तो हो गया ना। चलो ठीक है सब, हाँ दोनों उतार लो। चलो अब देखो, नॉर्मलता के बाद अब पढ़ते हैं मोललता। मोललता, नहीं तो 1 मिनट रुक जाओ, पहले हेडिंग लिख लो। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस संबंध लिख लो। नॉर्मलता बट्टे मोलरता बराबर स्मॉल n, जहां n बराबर अम्ल की क्षारकता, क्षार की अम्लता, या क्या था, लवण की धन संयोजकता। ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब, मान लो एक लवण है Na2SO4 दिख रहा है, तो Na2SO4 में Na बनाता है प्लस, लेकिन कई तो Na है, तो क्या तो इसके नीचे लिख दें? 2 उसके नीचे नहीं लिख सकते हो, 2 सामने होगा, क्योंकि सोडियम अकेले प्लस बनाता है, और इसमें जो SO4 है वो पूरा एक साथ मिलकर 2- बनाता है। तो इसमें देखो, इसकी धन संयोजकता जब तुम बताओगे, धन संयोजकता, तो क्या देखोगे? धनावेश जितना है वही देखोगे ना। तो सोडियम पे कितना आवेश आया है? +1 आया है कि नहीं है? लेकिन सोडियम की संख्या कितनी है? 2, तो इसमें 2 का गुणा करना होगा, अर्थात इसकी कुल धन संयोजकता कितनी है? 2, तो इसके लिए n का मान 2 होगा, हो जाएगा। अगर किसी लवण के विलयन के लिए दिया गया तो उसकी धन संयोजकता तुम इसी प्रकार से निकालोगे, हो गया ना। और अगर अम्ल है तो अम्ल की क्षारकता निकालते हो, तो कोई अम्ल जितना H+ आयन देता है वही उसकी क्षारकता होती है। लिखवाए थे इसको, तो ध्यान देना। मान लो हमको H2SO4 का निकालना है, तो H2SO4 में पहले तो इस तरह से पता होना चाहिए कि आयन क्या बन रहा है उसमें। तो SO4 2- बनाता है, H अकेले ही प्लस बनाता है, तो उसकी संख्या उसके सामने लिखेंगे ना। उसके बाद में या की क्षारकता लिखेंगे। क्षारकता बराबर, ये कितना हाइड्रोजन आयन दिया? 2 हाइड्रोजन आयन दिया ना, तो इसकी क्षारकता क्या है? 2। इसी प्रकार से मान के चलो हमको MgOH2, ये क्षार है ना, इसकी अगर अम्लता निकालना है, क्या निकालना है? अम्लता। तो इसका भी आयन हमें पता होना चाहिए। Mg जो होता है कितना प्लस बनाता है? 2+ बनाता है, और OH- है ना, OH के ऊपर क्या आता है? माइनस, लेकिन इसके नीचे क्या लिखा गया है? 2, तो वो सामने 2 आएगा। तो इसकी जो अम्लता है वही OH- की संख्या को बताती है। OH- कितने मिले हमको? 2 मिले हैं, तो ये 2 रह जाएगा। दिखाई दे रहा है? ये काम तुम्हें करना है, हो जाएगा। तो अम्ल आया तो उसकी क्षारकता H+ खोज के बता देना, क्षार आया तो उसकी अम्लता OH- खोज के बता देना, लवण आया तो उसकी धन संयोजकता धनावेश से बता देना, हो जाएगा। ये प्रकार से तुमको निकाल लेना, n का मान इसमें हो जाएगा। तो कहने का अर्थ, अगर हमको कोई पदार्थ दिया गया और उसके विलयन की नॉर्मलता दे दी गई और मोलरता पूछ रहा है, तो उतना बड़ा सूत्र लगाने की कोई जरूरत नहीं है। पदार्थ दिया गया तो उससे उसका n हमको आसानी से पता चल जाएगा। पता चलेगा कैसे? बस उसका आवेश हम बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। जैसे H2SO4 की क्षारकता 2, MgOH2 की अम्लता 2, Na2SO4 में कुल धन संयोजकता अर्थात Na के ऊपर कितना आवेश था, वो भी कितना? 2, क्योंकि Na के ऊपर तो था आवेश 1, लेकिन Na की संख्या थी कितनी? 2, तो 2 गुणे
1 बराबर कितना 2। ये मत सोच लेना कितना उसके ऊपर आवेश है वही देखना, कितना कुल धन आवेश है ये देखोगे ना। Na+ इसमें 2 बार था, तो कुल मिला के कितने धन आवेश तुमको दिख रहे हैं? 2 धन आवेश दिख रहे हैं ना। इससे बढ़िया हमने 2 का पूरा कर दिया। हो गया, निकाल सकते हो। तो नॉर्मलता मान लो इसमें कहा कि 0.5 है और मोलरता हमको यम ज्ञात करना है, और मान के चलो ये कितना था 2 था, तो दिशा गुणा करा देंगे। 2m बराबर 0.5, तो m बराबर 0.5 बटे 2, तो 0.25 ऐसे उत्तर आ जाएगा हमारा m का। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो इस तरह से हमको ज्ञात करना पड़ सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या चीजिए, चलो लिखो, तब लिखवाई देते। पहले ये सूत्र लिखो और उसके बाद ये लिख लेना n बराबर अम्ल की क्षारकता या क्षार की अम्लता या लवण की धन संयोजकता। नीचे सिंगल इंडिकेट पॉइंट लिखो। किसी अम्ल की क्षारकता, किसी अम्ल की क्षारकता, किसी अम्ल की क्षारकता उस अम्ल में उपस्थित, उस अम्ल में उपस्थित H+ आयन की संख्या को बताती है। उस अम्ल में उपस्थित H+ आयन की संख्या को बताती है। उस अम्ल में उपस्थित H+ आयन की संख्या को बताती है। हो गया, आगे लिखो। H+ आयन की संख्या को बताती है, हो गया ना। इसे हम निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। इसे हम निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। इसे हम निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। हो गया, तो देख सकते हो। देखो, किसी भी अम्ल की क्षारकता पता करनी हो तो उसका आयन तुम पता कर लो। कैसे? पहला नंबर, अगर हमको H2SO4 की क्षारकता पता करनी है तो एक तीर लगाओ और H2SO4 का आयन पता कर लो। ये H2SO4 में कौन कौन सा आयन मिल रहा है? ये H+ मिलता है और SO4 पे कितना माइनस मिलता है? 2-, लेकिन ये 2H+ होता है। तो कितने हाइड्रोजन आयन मिले? तो चूंकि 2H+ आयन मिल रहे हैं इसलिए क्षारकता कितनी होगी? 2 होगी। ऐसे कर सकते हैं, हो जाएगा। दूसरा एक चीज देख लो, ये वाला H3PO3, यहां से दुविधा उत्पन्न होती है। हमने तुमसे H2SO4 में पूछा, तुमने 2 हाइड्रोजन देख लिया, कह दिया कि 2 हाइड्रोजन था, उसकी क्षारकता 2 थी। इसमें क्या बता दोगे? इसमें क्या बताओगे? ऐसे कर दोगे PO3 पे 3- और उसके बाद तुम्हारा क्या 3H+, ऐसे? इसमें ऐसा नहीं होता है, ये बात को ध्यान में रखना। होता क्या है इसमें, ये भले ही तुमको इसमें 3 हाइड्रोजन दिख रहा है
देता ये 2 ही H+ है। कितना H+ देता है? 2, और ये HPO3 एक साथ बनता है, इसके ऊपर 2- होता है। ये बात को ध्यान में रखे रहना। अभी इसका भी कारण बता रहे हैं क्यों ऐसा होता है। तीसरा एक देख लो, H3PO2, ये केवल एक H+ देता है और उसके बाद H2PO2 पे माइनस देता है। तो आप बता सकते हो, रिएक्शन देख लिए तो बता सकते हो कि कितना कितना किसकी क्षारकता होगी। इसकी क्षारकता क्या होगी? 2 होगी। इसकी क्षारकता क्या होगी? 1 होगी। हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। तो हाइड्रोजन आयन की संख्या से हम बताएंगे कि इसकी क्षारकता कितनी है, लेकिन दुविधा पैदा हो गई ऐसा बताने से कि यहां तो हमने देखा कि दोनों हाइड्रोजन से दोनों निकल गए बाहर, लेकिन यहाँ पे 3 में से 2 ही बाहर निकला। यहाँ तो हद हो गई, 3 में से 1 ही बाहर निकला है। दिखाई दे रहा है? ऐसा किस कारण से हुआ है, इसको जानने के लिए हम इनकी संरचना पे चलते हैं। कहां पे चलते हैं? संरचना पे। तो ऑक्सी अम्ल है ये। कौन से अम्ल है? ऑक्सी अम्ल। कैसे पता ऑक्सी अम्ल है? ऑक्सी अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन होता है ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। ठीक है? तो कैसे पता चले कि सब जगह तो इसको भी तो ऑक्सीजन करते हैं। ये ऑक्सी अम्ल है? नहीं है। हम लिखते हैं ये C2H5OH। ये ऑक्सी अम्ल है, ऑक्सीजन तो इसमें भी है? नहीं है। कैसे पता चला? यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अधातु है, क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर अधातु है बीच में, तो ऑक्सी अम्ल होगा। क्या होगा जी? ऑक्सी अम्ल। जैसे इसमें देख रहे होगे H3PO3 दिखाई दे रहा है, तो क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़े तो क्या दिखा? फास्फोरस, जो कि अधातु है। हम लिखते हैं HCl। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन है? नहीं है। तो ये ऑक्सी अम्ल नहीं हो सकता है। ऑक्सी अम्ल वही होंगे जिनमें ऑक्सीजन होगा हाइड्रोजन के साथ साथ। हाइड्रोजन तो अम्ल में फिक्स रहेगा, ऑक्सीजन भी होना चाहिए। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर अगर अधातु है तो वो अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल। तो ये तीनों के तीनों अम्ल हैं, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ा जाए तो सब में अधातुएं दिख रही हैं। दिख रही हैं? अब ये हमको समझना है कि ये H3PO3 में इसने 2 ही क्यों दिया और H3PO2 में इसने 1 क्यों दिया। ठीक है? तो इसके लिए हम पहले इनकी संरचना बना लेते हैं, तब तुमको ऊपर लिखवाते हैं। फास्फोरस के बारे में जानते होगे, फास्फोरस बनाता है 5 बंध। कितना बनाता है? 5। जब 5 बंध बनाता है तो इसके 5 बंध कैसे बनेंगे? पहले तो इसकी चर्चा करो। 3 ऑक्सीजन है ना, तीनों को जोड़ दो तुम डबल बॉन्ड से। पहले पता नहीं है ना कैसे कैसे बंध बनेगा, हम दिमाग लगा रहे हैं कैसे बनाए। तो जब फास्फोरस को हमने तीनों जोड़ दिया तो क्या हो गया? 6 बंध इसके दिखने लगे। हमने कहा फास्फोरस कितना बनाता है? 5। तो 1 इसका कम करना पड़ा। अब जब 1 इसका कम किए तो इस ऑक्सीजन का 1 कम हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन कितना बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है, 2 बंध बनाता है। ध्यान से समझना, फास्फोरस का 5 करने के लिए हमको ऑक्सीजन का 1 कम करना पड़ा। तो उस स्थिति में ऑक्सीजन का 1 कम हो गया। लेकिन देखोगे सूत्र तो हमारा है H3PO3 ना। अभी क्या बचा हुआ है? इसमें 3 हाइड्रोजन बचा हुआ है, वो काम करेगा। तो हाइड्रोजन कितना बंध बनाता है? 1 बंध खाली बनाता है हाइड्रोजन। कितना बनाता है? 1 संयोजकता में हमने पढ़ा था, हाइड्रोजन के पास 1 का इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 1 ही बंध बनाएगा। CH4 की संरचना पढ़े हो कि नहीं? ऐसे पढ़े हो ना जैसे। तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन सब कितने बना रहे हैं? 1 ही 1 तो बना रहे हैं। तो इस ऑक्सीजन का 1 कम हुआ तो वो 1 हाइड्रोजन से अपना बनाएगा। लेकिन अब देखो, काम तो हमारा हो गया। फास्फोरस के 5 पूरे हो गए, तभी ऑक्सीजन के 2 पूरे हो गए, जो हाइड्रोजन दिखा उसका 1 पूरा हो गया। लेकिन अभी तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन थे? 3 थे ना, 1 ही तो बंध बनाया हमने, 2 बचे हुए हैं।
उन दो हाइड्रोजन को भी कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा, जोड़ना होगा। तो अब जोड़ने के लिए फिर कोई बंध इसमें से कम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो मान लो हमने इसका एक और कम कर दिया और यहाँ पे क्या जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया ना। लेकिन उस स्थिति में एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई, क्या कि फास्फोरस का 5 से घट के 4 ही रह गया, 5 होना चाहिए था ना। फिर उसको 5 करने के लिए क्या करेंगे, जो एक हाइड्रोजन बचा था ना उसको डायरेक्ट इस फास्फोरस से जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। तो तुम्हारा H3PO3 की संरचना बनी इस प्रकार से, बन गई। अब जब H3PO3 की संरचना इस प्रकार से बन गई तो इसमें दिख रहे हैं अभी 3 हाइड्रोजन, लेकिन निकला बाहर कितना हाइड्रोजन, 2 ही हाइड्रोजन। तो ऑक्सी अम्लों का एक नियम होता है, इसे कॉपी के सबसे ऊपर लिख लो, लिखो ऑक्सी अम्ल वही हाइड्रोजन त्यागते हैं, ऑक्सी अम्ल वही हाइड्रोजन त्यागते हैं, ऑक्सी अम्ल वही हाइड्रोजन त्यागते हैं, ऑक्सी अम्ल वही हाइड्रोजन त्यागते हैं जो ऑक्सीजन की सहायता से, या जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, ऐसे सीधे लिख लो, जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। हो गया। तो अब समझ सकते हो यहां पे कि ये ऑक्सी अम्ल है, त्यागेगा वही हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। तो दिखने को तो 3 हाइड्रोजन हमको इसमें दिखे, लेकिन कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, 2 जुड़े हैं ना, एक यहां पे और एक यहां पे, इसलिए ये कितना त्यागता है, खाली 2 ही त्यागता है। हो गया ना, आ गया समझ में, हो जाएगा। इसी प्रकार से जब तुम जाओगे H3PO2 पर, इस पर जाओगे H3PO2 पर, तो ध्यान से देखना H3PO2 की संरचना। फिर तुमको पता है बनाता है फास्फोरस 5 बंध, बनाता है ना। शुरुआत करो ऑक्सीजन से, क्योंकि हमको यहां भी नहीं पता था कितना हमको जोड़ना है। तो शुरुआत में ऑक्सीजन कई ठो है, 2 ठो है, दोनों को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया जाए। लेकिन फास्फोरस के होने कितने बंध चाहिए, 5 होने चाहिए ना, 4 ही हुआ। एक के लिए एक हाइड्रोजन भी जोड़ दो, जोड़ दिए। कोई फायदा मिला, कोई फायदा मिला हमको, नहीं मिला ना। अभी तो 2 हाइड्रोजन बच गए, बच गए। तो अभी एक भी जोड़ेंगे, अब तो 6 हो जाएगा, होगा। उसके लिए क्या करें, 2 हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए एक बंध क्या करें, कम करें। तो ऑक्सीजन का एक बंध कम हो गया, उसको हाइड्रोजन से जोड़ दिए। लेकिन एक दुविधा उत्पन्न हो गई, क्या, फास्फोरस का घट के 5 से कितना रह गया, 4। फिर उसका 5 करने के लिए जो तीसरा हाइड्रोजन बचा था हमने उसको जोड़ दिया। तो ये प्रकार से हमारा H3PO2 की संरचना बन गई। अब इसमें देख रहे होंगे कि कौन सा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, केवल ये वाला जुड़ा है, देख रहे हो ना। इसका मतलब बाहर कौन निकलेगा, केवल एक हाइड्रोजन, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी होगी, 1 होगी। हो जाएगा। तो ऑक्सी अम्लों की क्षारकता हम इसी रिएक्शन से, ये उनकी संरचना से समझ सकते हैं कि जो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होगा वही बाहर निकलेगा और वही उनकी क्या होगी, क्षारकता होगी। हो जाएगा। तो इसको तीनों पॉइंट रिएक्शन लिख लो फटाफट, ये वाला, ये वाला और ये वाला तीसरा। जहां पे नीचे इंडिकेट पॉइंट लिखे वही लिखना है कि किसी अम्ल की क्षारकता उसमें उपस्थित H+ आयन की संख्या को बताती है। इसे हम निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा रिएक्शन लिख लो। तो क्षारकता ज्ञात करनी हुई तो पहले रिएक्शन लिख लेना, उसके बाद सब आगे का काम कर लेना। समझ जाते हो, जैसे कोष्ठक में लिख के बताया था वैसे ही कर लेना। देखिए, नीचे दूसरा इंडिकेट पॉइंट लिखो, दूसरा सिंगल इंडिकेट। किसी क्षार की अम्लता, किसी क्षार की अम्लता
इसमें उपस्थित किसी क्षार की अम्लता, उसमें उपस्थित OH माइनस आयन की संख्या को बताती है। किसी क्षार की अम्लता, उसमें उपस्थित OH माइनस आयन की संख्या को बताती है। इसे हम निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। देखो, मान लो हम लिख रहे हैं MgOH ट्वाइस, तीर के बाद Mg तो तुम्हें पता है कितना प्लस बनाता है, 2 प्लस बनाता है, और OH क्या बनाता है, माइनस। लेकिन इसके नीचे क्या लगा हुआ है, 2, तो वो सामने आ जाएगा। कितना OH माइनस दिया, क्योंकि 2 OH माइनस आयन दे रहा है, इसलिए अम्लता क्या होगी, 2 होगी। इसी प्रकार देख सकते हो अन्य में, मान लो AlOH ट्राइस है, तो ये तीर के बाद Al पे 3 प्लस बनाता है, और OH क्या बनाता है, माइनस, जिसके सामने क्या लगा रहता है, 3। हो गया। तो ये कितना दिया, 3 दिया, इसलिए कितनी होगी इसकी, 3 होगी। इसी प्रकार किसी का भी तुम निकाल सकते हो। मान लो NH4OH का निकालना है जी, तो NH4OH के बारे में क्या जानते हो, इसका कैसे बनता है, NH4 पूरा एक साथ मिलकर प्लस बनाता है, और OH क्या बनाता है, माइनस। अकेले मिला ना ये, इसलिए कितनी होगी, 1 होगी, 1। ठीक है, ये प्रकार से इनको लिख सकते हो। तीनों रिएक्शन लिख लेना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बनाइए, नोट कर लो तीनों रिएक्शन। तीसरा नंबर इसको लिख लो, तीसरा नंबर लवण की धन संयोजकता, लवण की धन संयोजकता, तीसरा इंडिकेट, इसमें लिखो किसी लवण की धन संयोजकता ज्ञात करने के लिए, किसी लवण की धन संयोजकता ज्ञात करने के लिए किसी लवण की धन संयोजकता ज्ञात करने के लिए उसमें उपस्थित धनायनों की संख्या से, उसमें उपस्थित धनायनों की संख्या से, धनायनों की संख्या से, हो गया, उस धनायन के ऊपर आवेश का गुणा करा देते हैं। धनायनों की संख्या से क्या लिखे, धनायनों की संख्या से उस धनायन के ऊपर आवेश का गुणा करा देते हैं। धनायन के ऊपर आवेश का गुणा करा देते हैं। हो गया ना। अब देख सकते हो यहाँ पे
ये Na2SO4 है, देता है 2Na प्लस, फिर SO4 पे 2 माइनस, Al2SO4 का इधर 2 है, 2Al पे 3 प्लस देता है और SO4 पे 2 माइनस, सामने 3 लगेगा क्योंकि नीचे 5 लगा हुआ है। हो गया ना। अब इसकी कुछ धन संयोजकता अगर हमको निकालनी है तो कितने धनायन है, यहाँ पे 2 हैं और इस धनायन के ऊपर आगे कितना है, प्लस 1, अर्थात कितना आ गया 2। इसी प्रकार से इसमें देखो कितने धनायन है 2, आवेश कितना है +3, कितना आ गया 6 आ गया ना। इसी प्रकार तुम देखो MgSO4 का देख सकते हो, Mg2 प्लस बनाता है और SO4 क्या बनाता है 2 माइनस। तो कुल धन संयोजकता Mg की संख्या कितनी है, यहाँ पे एक ही है ना, तो 1 का गुणा और उसके ऊपर आवेश +2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। हो जाएगा ना, नोट कर लो इसे, बाकी चीजें अब कल होंगी इसमें। Akali देखिए मुझे हमारा है मैं एक बार ले रही था कब बताएगा कहाँ